भू आकृति विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य पृष्ठ में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान अनुभव आधारित भूगोल की प्रथम या प्रारंभिक शाखा है, जिसके प्रारंभ ने भूगोल विषय को प्रारंभिक मूल स्वरूप प्रदान किया। भू आकृति विज्ञान का विकास। भू आकृति विज्ञान को विकास के क्रम में 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है कैटामॉर्फिक का युग, धार्मिक व्याख्याओं का काल जिसे कहा जाता है। दूसरा चरण है कि क्लासिकल युग। तीसरा चरण है आधुनिक व्याख्याओं का काल प्लस वर्तमान काल। भूगोल के विषय के रूप में प्रारंभ होने के साथ ही सर्वप्रथम धार्मिक व्याख्याओं का युग देखा गया। धार्मिक व्याख्याएं किसी भी असल कृतियों के निर्माण से अंत तक की समस्त क्रियाओं की कैटामॉर्फिक कैटास्ट्रोफिक व्याख्याएं करती हुई दिखाई पड़ती हैं। कैटास्ट्रोफिक व्याख्याओं से आशय किसी भी भूदृश्य के निर्माण को तत्कालिक निर्माण के रूप में धर्म द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। यह व्याख्याएं भूगोल के विषय हेतु आवश्यक आधार प्रदान करती हैं, क्योंकि इन अवधारणाओं का विकास यह संकेत देता है कि मानव द्वारा किसी भूदृश्य के निर्माण हेतु आवश्यक तर्कों को खोजने का प्रयास किया जा रहा था। इन धार्मिक व्याख्याओं को भूगोल की शाखा में यूनिफॉर्मिटिज्म या कैटामॉर्फिज्म की संज्ञा दी गई। यूनिफॉर्मिज्म या कैटामॉर्फिज्म मतलब सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया गया के अंतर्गत नदियों के निर्माण व उद्गम, पर्वतों का निर्माण आदि को समझाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास आमुख रूप से धार्मिक प्रकृति की अधिक हुआ करते थे। यूनिफॉर्मिटिज्म काल की सबसे बड़ी उपलब्धि खगोलीय पिंडों के अध्ययन को लेकर मानी जाती है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन मानव को नई वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर करता है। यह स्मरणीय है कि मानव द्वारा इस काल में खगोलीय पिंडों के अध्यापन से उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की, जिससे न केवल भूगोल विषय के विकास को अग्रसर किया अपितु गणित व भौतिकी की प्रारंभिक शाखाओं को भी जन्म दिया। उदाहरणार्थ ग्रीक सभ्यता से लेकर मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं तक हमें खगोलीय पिंडों विशेषकर सप्तऋषीय तारामंडल की उपस्थिति के साथ प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि सप्तऋषि तारामंडल के ग्रीक नाम का उपयोग उत्तरी गोलार्ध के उच्चतम अक्षांश मतलब उत्तरी ध्रुव के नाम हेतु उपयोग किया गया। अर्थात आर्कटिक ग्रीक भाषा में सप्तऋषि तारामंडल का ही नाम है तथा इसी क्रम में दक्षिणी गोलार्ध का नामकरण भी एंटी आर्कटिक के रूप में किया गया। इसी प्रकार यूनिफॉर्मिटिज्म काल के दौरान भूगोल का विकास अधिकतम खगोलीय पिंडों तक सीमित देखा गया, परंतु उपरोक्त काल के अंत के साथ कई वैज्ञानिक व्याख्याएं समय के साथ प्रस्तुत की गई, जैसे इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस का कथन मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है, जो स्पष्ट करती है कि नदी के द्वारा अवसाद से निर्मित मैदान की व्याख्या करने का यह प्रयास है। अरस्तु द्वारा झरने, नदी व डेल्टा के निर्माण को लेकर चट्टान, पर्वत व अवसादों से संबंधित व्याख्याएं की गई। इसी प्रकार स्ट्रेवोलिनियन के द्वारा सागर के स्तर में क्रमिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया गया। यह स्मरणीय है कि यह समस्त व्याख्याएं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह सही प्रक्रम को दर्शा रही हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्च व पृष्ठ के शासन काल में इस प्रकार की वैज्ञानिक व्याख्याएं विरले ही उपस्थित थी। क्लासिकल युग भूगोल के एक विषय के रूप में विकास का यह प्रथम वैज्ञानिक युग माना जाता है, जिसके अंतर्गत जेम्स हटन द्वारा भूगोल के क्रांतिकारी युग का प्रारंभिक मौलिक रूप से कर दिया गया। फिर से क्लासिकल युग भूगोल के एक विषय के रूप में विकास का यह प्रथम वैज्ञानिक युग माना जाता है, जिसके अंतर्गत जेम्स हटन द्वारा भूगोल के क्रांतिकारी युग का प्रारंभ मौलिक रूप से कर दिया गया तथा जेम्स हटन का सर्वव्यापी नियम, जो कि आने वाली समय में न केवल आधुनिक व्याख्याओं का आधार प्रदान करने वाला था, बल्कि स्वयं वर्तमान तक भूगोल के प्राकृतिक नियमों में उपस्थित है। जेम्स हटन द्वारा दिया गया कथन प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, वर्तमान ही भूतकाल को समझने की कुंजी है। अर्थात किसी भी वर्तमान भूदृश्य के निर्माण को समझने के लिए हमें वर्तमान के ही भूदृश्यों का उपयोग करना चाहिए। प्रकृति लगातार भूदृश्यों में परिवर्तन करती रहती है। जेम्स हटन द्वारा
मुख्य रूप से नदियों के संबंध में व्याख्या दी गई थी, जहां नदी की अपर्दन क्षमता का नदी के वेग से सीधे संबंध तथा नदी द्वारा निक्षेपण की क्रिया को समझाने का प्रयास किया गया।